यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट टर्म अब आप लिख लें बेटा। नेक्स्ट टर्म लिखेंगे अब आप एक्रूड। एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम। किसी बच्चों को आइडिया भाई एक्रूड इनकम क्या होता होगा? कोई बताए वैसी सोच के। नहीं आइडिया? चलो मैं लिखा रहा हूं, लिखो आप। जिस तरीके से बेटा एक्सपेंसेस के लिए आउटस्टैंडिंग लिखा था, उसी तरीके से इनकम के लिए एक्रूड वर्ड यूज होता है, यानी कि इनकम अर्न, इनकम अर्न but not received. Income earned but not received during the year is called accrued income. Full stop. For example, commission rupees 500 earned but not received. भाई कमीशन कमाए लेकिन प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है बेटा, लिख लें आप इसको। ठीक है ना? इसके बाद आप लिखेंगे बेटा एक्रूड। समझ में आया? खर्चों के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज होता है। देखो बेटा, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी भाई, जैसे कि मान लो ये व्यक्ति है मिस्टर एक्स और ये व्यक्ति है मिस्टर वाई। ठीक है ना? अगर बेटा एक्स इसको कुछ दे रहा है तो इसके लिए तो हो गया एक्सपेंसेस, और इसके लिए सेम टाइम वो चीज क्या हो जाएगी बेटा? इनकम। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? भाई अगर आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, आप मुझे ट्यूशन फीस देंगे, तो आपके लिए तो वो हो गया खर्चा, और मेरे लिए वो क्या हो जाएगी? इनकम। समझ में आ रही है ना? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। तो एक चीज अकेली नहीं होती, दूसरी भी साथ में चलती है। अगर हम खरीद रहे हैं तो कोई बेच रहा है। तो एक्सपेंसेस के लिए जो वर्ड यूज होता है बेटा, वो यूज होता है आउटस्टैंडिंग। नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए वर्ड यूज होता है आउटस्टैंडिंग। और इनकम के लिए, अब जैसे अगर आपने खर्चा कर दिया लेकिन दिया नहीं, तो जो व्यक्ति खर्च कर रहा है वो अपने लिए बोलेगा आउटस्टैंडिंग, और जिस व्यक्ति के लिए इनकम है वो उसे आउटस्टैंडिंग नहीं बोलेगा, वो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेगा एक्रूड। वो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेगा बेटा? एक्रूड। तो एक्रूड सुनकर पता लग जाता है कि भाई इनकम के लिए बात हो रही है। आउटस्टैंडिंग सुनकर पता लग जाता है खर्चे के लिए बात हो रही है। खर्चों के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग, इनकम के लिए इस्तेमाल होता है एक्रूड। दोनों का सेंस एक ही है। सेंस एक क्या है बेटा? दोनों ही कमा लिए, खर्च कर दिए, लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुए। बात समझ में आ गई बच्चों को? देखो इसके लिए मैं आपको एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है? चलो तुम्हारे मम्मी पापा के फोटो बनाता हूँ। अब ज्यादा बढ़िया तो मेरी आर्ट है नहीं है। ठीक सर, मम्मी का चेहरा तुमने बहुत बड़ा बना दिया है। कोई बात नहीं है, ये हो गए पापा और ये हो गई मम्मी। मम्मी पापा तो नहीं बैठे संग में, साल इतना गंदा गंदा फोटो बनवा रहे हो हमारा, नालायक, और तुम देख रहे हो। ठीक है कि नहीं? अब सुनना जरा इसमें। देखो पापा के जो भाई बहन होते हैं,
पापा के भाई बहन को आप क्या बोलते हैं? पापा के भाई बहन को हम क्या बोलते हैं? चाचा, ताऊ या फिर बुआ। और जो मम्मी के भाई बहन होते हैं उनको क्या बोला जाता है? हाँ भाई, मम्मी के भाई बहन को क्या बोलते हैं? मैं ही बताऊं या तुमने कभी बोला नहीं? मामा और मौसी। मामा और मौसी। मौसी। मामा और मौसी। अब एक बात बताओ मुझे, ये भेदभाव क्यों? पापा के भाई को चाचा ताऊ और मम्मी के भाई को मामा, चाहे बड़ा हो या छोटा, बहन को मौसी। भाई हैं तो दोनों ही हमारे पेरेंट। ये क्यों किया? हमारे समाज ने ऐसा क्यों किया कि पापा के भाई को बोला चाचा ताऊ, मम्मी के भाई को बोला मामा मौसी, पापा के पापा को बोला दादा और मम्मी के पापा को बोला नाना नानी? वो पापा के पापा मम्मी थे, ये मम्मी के पापा मम्मी थे। ये सेपरेशन क्यों कर दिया? कोई बताएगा? आज ही पूछेंगे मम्मी से, भाड़ में आने दो, ठीक है कि नहीं? किसी के दिमाग में आता हो ऐसा क्यों किया? सर जैसे हम आइडेंटिफाई कर सके इनकी कौन सी, मतलब कौन सी। अगर हम नाना की बात कर रहे हैं, अगर हम नाना की बात कर रहे हैं तो तुरंत, जैसे इसने बिल्कुल सही बोला, अगर हम नाना की बात कर रहे हैं तो तुरंत हम आइडेंटिफाई कर लेंगे बात चल रही है मम्मी वाले साइड की। हाँ, और अगर हम दादा की बात कर रहे हैं, चाचा ताऊ की बात कर रहे हैं, तो बात चल रही है पापा वाले साइड की। समझ में आ गई बात? ऐसे ही ऊपर बेटा, ऐसे ही ऊपर। हाँ, ये अभी मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग और एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग और एक्रूड। ये मैंने आउटस्टैंडिंग और एक्रूड लिखा था। आउटस्टैंडिंग और एक्रूड जो लिखा था बेटा, वो मैंने इसलिए लिखा था कि भाई खर्चों की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए शब्द जुड़ता है आउटस्टैंडिंग, और जब इनकम की बात करते हैं तो उसके लिए शब्द जुड़ता है क्या? एक्रूड। हालांकि दोनों ही इनकर हो चुके हैं, लेकिन दोनों अभी पेमेंट नहीं हुए हैं। एट ए ग्लांस आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें, पहचान सकें। अगर एक्रूड की बात हो रही है इसका मतलब इनकम की बात हो रही है, आउटस्टैंडिंग की बात हो रही है इसका मतलब खर्चे की बात हो रही है। हाँ भाई, बच्चों को बात समझ में आ गई नहीं आ गई? है दोनों ही एक चीज, एक रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से है और दूसरी गिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, चलो मैं इसमें ये हटा देता हूं दादा दादी वाला। हाँ, कल को कोई रिकॉर्डिंग में जाएगा तो वो कहेगा कि बताओ यार, पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हैं दादा दादी। चलो जी। इसके बाद बेटा अगली टर्म देखेंगे बच्चे। ये अभी हमने कौन सी टर्म लिखी थी? एक्रूड। तो ऐसे ही बेटा वहां पर जो प्रीपेड होता है उसके पैरेलल टर्म हाँ, पैरेलल टर्म आती है बेटा अनएक्रूड। अनएक्रूड इनकम, इसको हम बोल सकते हैं एडवांस। अनएक्रूड या फिर एडवांस इनकम। ये खर्चों के लिए प्रीपेड इस्तेमाल होता है वर्ड, और इनकम के लिए आ रहा है अनएक्रूड या फिर एडवांस। इसके लिए लिखेंगे बेटा, बच्चे लिख लें इनकम रिसीव, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द year, income received in advance during the year for the next year, अगले साल के लिए। It's called unaccrued income. It's called unaccrued income.
फुल स्टॉप। इसको बोलेंगे अनएक्रूड इनकम। फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीव्ड, rent received in advance, rent received in advance rupees 500। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट बेटे टर्म लिखेंगे। जी हाँ बोलो। सर प्रीपेड और अनएक्वायर्ड में क्या है डिफरेंस है? सेम वही चीज, एक्सपेंसेस और इनकम वाली बात। अगर प्रीपेड की बात हो रही है तो हम खर्चों की बात कर रहे हैं, खर्चे एडवांस दिए हुए हैं। अगर आप मुझे ट्यूशन फीस एडवांस दोगे तो आपके लिए ट्यूशन फीस होगी प्रीपेड एक्सपेंसेस, और मेरे लिए वो ट्यूशन फीस इनकम है, तो मैं उसको बोलूंगा अनएक्रूड। अच्छा हाँ, अभी मैंने बताया था ना, आइडेंटिफाई करना। हाँ सर क्लियर। खर्चे के एंगल से सोच रहे हो तो क्या है प्रीपेड, और इनकम के एंगल से सोच रहे हो तो वो क्या है अनएक्रूड है। दोनों ही एक चीज। क्लियर। अभी मैंने पापा का हिसाब करके बताया था 2 पार्टीशन में बांट के, ठीक है। लेकिन पूछना मत ही शाम को पापा से कि ऐसा क्यों कहते हैं, खामखा झगड़ा हो जाएगा घर में, वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है। अगला पॉइंट देखो, डेप्रीशिएशन। हाँ भाई, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के लिए मैंने एक बार बताया था बीच में, किसी बच्चे को पता हो तो मुझे बताया जरा, क्या बताया था। अभी वैसे ही एक बार मैंने बताया था डेप्रीशिएशन के लिए, जब एसेट्स की वैल्यू गिरने लगे। हाँ, जब एसेट्स की वैल्यू डाउन जाने लगे। अब एसेट्स की वैल्यू डाउन क्यों होगी, हम उसको बिजनेस में यूज करेंगे, बिजनेस में यूज करेंगे, या फिर हमारा ना जैसे जैसे एसेट्स हमारे रफ एंड टफ होते जाएंगे, पुराने होते जाएंगे, तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो वैल्यू कम होने को हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। तो लिख रहे हैं बेटा, रिडक्शन, रिडक्शन in the value, reduction in the value of assets, reduction in the value of assets। एसेट्स या गुड? एसेट्स, एसेट्स बेटा, गुड्स नहीं, एसेट्स। गुड्स को तो हम सेल करते हैं, एसेट्स को यूज करते हैं। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू इट्स रेगुलर यूज, ड्यू टू इट्स रेगुलर यूज in business, due to its regular use in business, or wear and tear, गिसावट, wear tear बोलते हैं, गिसावट एक्सेट्रा, ठीक है ना। Reduction in the value of assets due to its regular use in business or wear and tear etc. is called depreciation. It's called depreciation. Full stop. For example, charge depreciation at the rate of 5% per annum. Charge depreciation at the 5% per annum on machine. On machine, full stop. On machine, full stop.